My dear students, welcome. I am B.S. Sharma. Today I will teach you tenses. Tenses इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टेंस। इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। इसको सीखने के बाद प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग, कन्वर्सेशन सब अच्छी तरह से कमांड हो जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैंडिडेट फ्लुएंट हो जाता है। भले ही कोई दावा करे कि बिना ग्रामर रूल्स के इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, तो वो रटवा सकते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन रटवाने के बाद में प्रॉपर इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और टेंसेस सिखाने ही पड़ेंगे, सीखने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना शुरू से तरीके से हम सब सीख लें। मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस शुरू कर रहा हूँ और इसकी सीरीज में हम सभी टेंसेस पढ़ाएंगे। सभी प्रॉपरली देखते रहिएगा। टेंस काल, हिंदी में काल कहते हैं समय। टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस मीन्स टाइम। लैटिन के शब्द से टेम्पस से लिया गया है टेंस, जिसका मतलब होता है टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द कई भाषाओं से लिए गए हैं। लैटिन है, फ्रेंच है, इस तरह से। तो ये लैटिन के वर्ड से लिया गया है टेम्पस से। इसका क्या मतलब होता है? शोज द टाइम ऑफ एक्शन। कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया का जो टाइमिंग है वो बताएगा टेंस। और कंडीशन ऑफ वर्क, काम की क्या स्थिति है, कितना हुआ है काम, ये बताएगा। काम होने का समय बताएगा और काम की पोजीशन बताएगा। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है? ये क्रिया का रूप होता है। जो काम करने की क्रिया है उसका रूप होता है टेंस। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार के आधार पर 3 टेंस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। मेन 3 टेंस हैं। उसके बाद सब टेंस हो जाते हैं, सब काइंड्स हो जाते हैं। 4 सब काइंड्स ऑफ ऑल 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के ही 4 भाग और हो जाते हैं। 4 पार्ट इसके हो जाते हैं, 4 पार्ट्स इसके और 4 पार्ट्स इसके। वो चारों के नाम ये दिए हुए हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण या जारी काल। परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। यही चारों सब काइंड्स हैं। इनसे पहले मेन टेंस का नाम लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस के चारों भाग में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स मिलाकर के 12 टेंस हो जाते हैं, 12 काइंड्स ऑफ वर्ब हो जाती हैं।
सो एज पर फॉर्म के आधार पर देयर आर टोटल 12 काइंड्स ऑफ वर्ब, 12 टेंसेस, 4 + 4 + 4. Verb is used as per the number and person of its subject. इसमें वर्ब का और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है. जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम का करने वाला होता है, उसका नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब रखी जाएगी. नंबर वचन, पर्सन पुरुष, ये हमने अपने अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ाए हुए हैं, हमारे वीडियो देख लीजिएगा. नंबर पर और पर्सन पर डिटेल में हमने अच्छी तरह समझाया हुआ है. 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. ऐसी पर्सन, 3 पर्सन्स आर देयर. फर्स्ट पर्सन अपने लिए, आई वी. सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए, तुम्हारे लिए, यू. और थर्ड पर्सन किसी अन्य के लिए जिसके बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट, दे. इस तरह से 3 पर्सन्स हैं, 2 नंबर हैं. ये सब्जेक्ट के होते हैं. तो सब्जेक्ट का जो नंबर होगा, वचन होगा, सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा, उसके अनुसार ही वर्ब रखी जाएगी. तो वर्ब का और सब्जेक्ट का आपस में एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. ये सेंटेंस में हर जगह टेंसेस में देखने को मिलेगा आगे. तो इस तरह से ये है टेंसेस मेन 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इन तीनों के 4-4 भाग होकर के 12 टेंसेस हो जाते हैं. अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे. उस क्रम में आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं. अब शुरू होते हैं सभी टेंसेस उनके क्रम में. पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल. वर्तमान का होता है, इसमें काल अनिश्चित होता है. काम करने का समय फिक्स नहीं होता है, किस समय काम शुरू हुआ, किस समय तक काम चलेगा. अभी काम चल रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित काल, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसमें हिंदी वाक्यों की जो पहचान है और इंग्लिश के वाक्यों की पहचान ये हमने लिखी हुई है. इस काल के वाक्यों के अंत में, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द मिलेंगे. इसी प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंस होंगे, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस जुड़ा हुआ मिलेगा, या डू, डज में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी. ये अगर मिलते हैं किसी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा. हिंदी के वाक्यों में अंत में अगर ये मिलते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी का वाक्य होगा. ये बहुत आवश्यक है. हिंदी के वाक्यों की पहचान लिख दी हमने और इंग्लिश के सेंटेंस की भी पहचान लिख दी. और हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम किसी भी टेंस को पहचानते हैं. जैसे इस टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होंगे, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकती है. और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं होगी. बाकी सभी टेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उससे मेन पहचान होती है. इस टेंस की पहचान ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मेन पहचान है. हर टेंस की कोई ना कोई एक पहचान मिलेगी. हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से आप उस सेंटेंस को पहचान सकेंगे कि किस टेंस का है. जैसे ये हमने बताया कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर होगी. अब वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू या डज भी लगा हो सकता है, या केवल फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, या फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगी हुई हो सकती है.
जैसे हमने यहाँ बताया हुआ है। मेन पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से हम किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हम उसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, सहायक क्रिया होती है, और मेन वर्ब देखेंगे। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, सहायक क्रिया होती है। एक मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, जिसकी फॉर्म चलती हैं 3। ये V1 लिखा हुआ है, तो V1 फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म। ये मुख्य क्रिया होती है जो कार्य मुख्य होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? सेंटेंस को बनाने में, टेंस को बनाने में हेल्प करती हैं। मेन वर्ब की ये हेल्प करती हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू, डज। कई जगहों पर डू डज मिलेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और सादा वाक्य में नहीं मिलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती है। यहाँ मेन वर्ब से पहचान लेंगे अगर ये डू डज नहीं होगा तो, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अभी हमने डिस्कस किया हिंदी के वाक्यों की पहचान ये है और इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जनरली इस टेंस में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा, कहीं कहीं नहीं भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर सेंटेंस में ये अगर वर्ड्स मिल जाते हैं तो इस टेंस से संबंधित होंगे वो। यूजुअली, सामान्यतः, रेगुलरली, सामान्यतः, यूजुअली, सामान्यतः, रेगुलरली, लगातार, रेयरली, कभी कभी, नॉर्मली, सामान्यतः, हार्डली, मुश्किल से, सेल्डम, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, सदैव, समटाइम्स, कभी कभी। जैसे आई रेगुलरली गो टू स्कूल, मैं स्कूल नियमित रूप से जाता हूँ। तो ये जो रेगुलरली शब्द आ गया ये इन वर्ड्स में से है। तो ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं इस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसका हिंदी से इंग्लिश बनाने के ये रूल दिए हुए हैं कि हिंदी का जो सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। ये कठिन नहीं है, एक टेंस दोहरा लेंगे 2-4 बार तो एक टेंस के आधार पर बचे हुए 11 टेंस भी आ जाएंगे। कुछ नहीं है, हर टेंस की एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब होती है, थोड़ी सी पहचान होती है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी से पहचानते चले जाते हैं और बनाने के वही नियम है, पैटर्न है। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। एक टेंस को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उसके बाद में सब टेंस समझ में आ जाएंगे। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं जिसमें हाँ होती है किसी काम करने के लिए। एज राम रीड्स अ बुक, जैसे राम एक किताब पढ़ता है तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये एक वचन करता है राम, ये सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गई रीड्स, मुख्य क्रिया हो गई ए बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं,
सब्जेक्ट काम का करने वाला, उसके बाद वर्ब रखी जाएगी क्रिया, मुख्य क्रिया, और फिर ये ऑब्जेक्ट कर्म, बुक। राम एक किताब पढ़ता है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये अभी यहाँ बताएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस जोड़ते हैं। ये रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, जैसे यहाँ राम है, और प्रोनाउन एक वचन के प्रोनाउन, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हुआ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो कर्म, और ये वर्ब क्रिया। जो मुख्य काम हो रहा है वो क्रिया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें एक हो, या प्रोनाउन भी सिंगुलर सब्जेक्ट के हमने नीचे लिखे हुए हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो अगर होंगे तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। एस कहाँ लगती है, ईएस कहाँ लगती है, ये भी नियम अलग से हैं, हमारे पिछले वीडियोज में हैं, उनको देख लें। बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे राम रीड से बुक की तरह ये भी है, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये ही क्या है, ये ही इसमें से है सिंगुलर प्रोनाउंस। ये हमने सिंगुलर प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, ही सी इट, ये प्रोनाउन है। ही वह सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए प्ले वर्ब में एस जुड़ गया, प्लेज खेलता है। क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। जैसे यहाँ था राम एक किताब पढ़ता है, ये भी एक वचन का है। ही प्लेज क्रिकेट, ये प्रोनाउन है, ये भी एक वचन का है। तो यहाँ हमने लिखे हुए हैं सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ही शी इट। ही वह थर्ड पर्सन में पुल्लिंग के लिए एक वचन, शी वह थर्ड पर्सन में स्त्रीलिंग के लिए एक वचन, इट बेजान वस्तु के लिए थर्ड पर्सन में एक वचन। ये एक वचन के सिंगुलर प्रोनाउन हैं। ये या सिंगुलर नाउन, कोई नाम होगा, एनी नेम, वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। जैसे राम है, राम सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सब के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो, इन सब के साथ में फिर से देखें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या येस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पर प्ले मेन वर्ब है और इसमें एस जुड़ गया, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का एक रूल हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब इसी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। अब ये प्लूरल प्रोनाउन हमने यहाँ दे रखे हैं, ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट भी होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, 2, 3, बहुत से, एक से ज़्यादा नाम होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, और ज़्यादा जितने भी हों वो सब प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और प्लूरल प्रोनाउंस ये हमने दिए हुए हैं। तो अगर प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल रहेगी। इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा जैसे यहाँ जुड़ा था। प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी तैसी रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है प्लूरल प्रोनाउंस या सब्जेक्ट के साथ में। जैसे एग्जाम्पल है
दे राइट अ लेटर। अब ये दे यहाँ पर प्लूरल है। ये प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई मैं अपने लिए, वी हम सब अपने लिए फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, यू तुम प्लूरल में आता है, दे बे ये थर्ड पर्सन में आता है बहुवचन। ये सभी बहुवचन के प्लूरल के प्रोनाउंस हैं। या फिर प्लूरल नाउंस होगा। प्लूरल नाउंस में हमने बताया कि एक से ज़्यादा नाम होंगे, मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम अगर होंगे तो प्लूरल प्रोनाउंस ये हो गए, या प्लूरल नाउंस में एक से ज़्यादा नाम। तो प्लूरल प्रोनाउंस या सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन रख सकते हैं, या सब्जेक्ट होगा यहाँ पर नाम होगा, या प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ये हमारे वीडियो देख लीजिएगा। हमने नाउन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है अर्लियर वीडियोज़ में, और प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, कैसे प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है प्रोनाउन, ये सब हमने बताया हुआ है। तो दे प्रोनाउन है और प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, और संज्ञा की जगह, सब्जेक्ट की जगह, नाउन की जगह रखा हुआ है। ये राइट मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए आर्टिकल है, और लेटर पत्र ये ऑब्जेक्ट है। वे एक पत्र लिखते हैं, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहचानेंगे हम सेंटेंस किस टेंस का है। इससे पहचानेंगे हम सेंटेंस किस टेंस का है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो। आई रेगुलरली गो टू स्कूल, आई प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आई के साथ में गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन हो गया, रेगुलरली इन शब्दों में से ले लिया गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में हर शब्द को हम देख लेंगे कि कौन किस पोजीशन पे आया हुआ है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जो मैंने बताया, इसमें दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। प्लूरल प्रोनाउंस होंगे या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी तैसी रख देंगे, ये रखिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे दे राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये जुड़ेगा जब यहाँ प्रोनाउन सिंगुलर होगा या नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये रूल हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनमें ना कहा गया हो, काम के लिए मनाही की गई हो, नकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस डज या डू में से एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। सब्जेक्ट हम देखेंगे, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, या नीचे लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। तो रूल फिर से देखें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश। और इन्हीं नियमों की सहायता से इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम डज नॉट रीड ए बुक। राम एक किताब नहीं पढ़ता है। जो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ा था, राम एक किताब पढ़ता है, ये पॉजिटिव में है, सकारात्मक में है। इनको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं जिसमें हाँ होता है।
काम किया जाता है। राम यहाँ एक वचन था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, और यहाँ राम एक वचन है तो एक वचन के साथ में डज नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें एस या यस नहीं आएगा। डज नॉट के साथ भी और डू नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ए बुक ऑब्जेक्ट है। फिर से देखें, राम सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट निगेटिव हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीड मेन वर्ब हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ आर्टिकल हो गया, एक बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये निगेटिव का रूल भी हो गया, ये पॉजिटिव का हो गया। तो अभी हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसको 4 भागों में बांटेंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसमें हाँ की कही गई होगी, सकारात्मक वाक्य होगा। दूसरा निगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें ना कही गई होगी, काम की मनाही होगी। फिर तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अभी हम पढ़ाएंगे आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक होगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। और चौथा होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी होगा और नकार की बात होगी। उसमें चौथे वाले में इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में क्या होगा कि तीसरा निगेटिव, दूसरे नंबर का निगेटिव और तीसरे नंबर का इंट्रोगेटिव मिला हुआ होगा। तो पॉजिटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, 3 मेन रूल हैं और चौथे में तीसरा और दूसरा मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पॉजिटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस एस या एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल। निगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म। वर्ब पूरे के पूरे टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, ये नेगेटिव का प्लूरल है। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसकी 3 फॉर्म चलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डू नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया और चिल्ड्रन नाउन हो गया। चिल्ड्रन नाउन या सब्जेक्ट की जगह नाउन रखा हुआ है। चिल्ड्रन ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ में डू नॉट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज में से एक आएगा, प्लूरल होगा तो डू, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज। क्या की इंग्लिश। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या वाले वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य क्या से शुरू होंगे, जो डू या डज से शुरू होंगे। वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उससे पहले डू या डज आ जाता है। जैसे क्या श्याम बाजार जाता है, तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो श्याम से पहले डज आ गया। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले डज आ जाएगा, इनमें से एक रखा जाएगा। बाकी वही है, श्याम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट। इनके आंसर यस या नो में होते हैं। क्या वालों के, क्या श्याम बाजार जाता है, हाँ जाता है, या नहीं जाता है। बस यस या नो में इनके आंसर दिए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, या इनको
WH वर्ड भी कहते हैं, वे वर्ड भी कहते हैं। तो इनको क्वेश्चन वर्ड अलग से रखा होता है डू या डज से पहले। डू या डज से पहले क्वेश्चन वर्ड रखा होगा, बाकी वही रूल है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब क्वेश्चन वर्ड जो होता है मेन, वो बाकी के बीच में आता है, हिंदी सेंटेंस में बीच में मिलेगा। तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्या वाक्य शुरू में रखा होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव वाला होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, वो सभी हिंदी के सेंटेंस में वाक्य के बीच में आएंगे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। अब यू के अनुसार डू, यू से पहले डू और डू से पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। आंसर इन डिटेल, ये डिटेल में आंसर होता है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसमें बताया जाएगा मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ। मोहन और हरी कहाँ रहते हैं, अभी मोहन और हरी दो नाम हैं, दोनों मिलाकर के प्लूरल हो गए। कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले वेयर प्लस डू, ये जो फॉर्मूला है। मोहन और हरी प्लूरल हैं इसलिए डू आया। वेयर डू मोहन एंड हरी लिव, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, डू या डज इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया मोहन सब्जेक्ट एंड हरी भी सब्जेक्ट, मोहन एंड हरी लिव, ये वर्ब हो गई। मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स ये सभी होते हैं व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज एट्सेट्रा। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसको, किसका, ये सब जो W से शुरू हो रहे हैं, WH से शुरू होंगे या H से यहाँ शुरू हुआ है, तो ऐसे सभी शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में ये जाने जा रहे हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और अब आता है ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये फोर्थ टाइप का है, इंट्रोगेटिव भी होगा और उसमें नकार भी होगा, नेगेटिव भी होगा। प्रश्न भी पूछा जाएगा और ना की बात भी होगी। इसमें डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ जाएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अगर सेंटेंस बड़ा है तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट के बाद में सब रख देंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड भी दिया हुआ है, डबल इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस डू या डज में से आएगा एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती है, तो वह फीमेल है और सिंगुलर है, इसके लिए सी आ गया। सी के अनुसार डज आ गया। डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली। अब अगर यहाँ पे होता कि वह रोज़ अपने भाई के साथ स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो ये अदर हो जाता, डेली के बाद में आ जाता विद हर ब्रदर, ये अदर। वे रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, अब वे प्लूरल हो गया, दे, तो दे प्लूरल
प्रोनाउन है उससे पहले डू, इनमें उससे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, फिर दे नॉट गो टू स्कूल डेली। इस फॉर्मूले के अनुसार ये बन जाएगा। तो इस तरह से 4 भागों में एक टेंस को बांट करके ये टेंस हमने इसलिए डिटेल में करा दिया है कि इसको अगर सही से समझ जाएंगे तो अगले जो 11 रह जाते हैं टेंस वो भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे सब बनेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर रहता है, हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी से हिंदी का और इंग्लिश का सेंटेंस पहचाना जाता है और उसी को बदला जाता है। बाकी यही पैटर्न रहते हैं, हर टेंस का एक छोटा छोटा रूल रहेगा। पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी अपने लिए आता है, मैं और हम। सेकंड पर्सन में तुम, सामने वाले के लिए यू आता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम, कोई नाम है जिसके बारे में बात हो रही है, कोई अन्य कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन्स होते हैं। सिंगुलर में ही, शी, इट सिंगुलर नेम है, सिंगल नेम किसी का अगर है वो ही, शी, इट ये सब सिंगुलर में आ जाएगा एक वचन में। प्लूरल बहुवचन में आई, वी, यू, दे और नेम्स, कई नेम हैं, 2 या 2 से अधिक नाम अगर आ जाते हैं तो वो सब प्लूरल में। ये फर्स्ट हमने पढ़ाया पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड पढ़ाया नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं ये बताऊंगा कि इस टेंस को कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, किस किस अवस्था में, किस किस पोजीशन में ये टेंस आता है, क्या पहचान है मेन जहाँ पर इस टेंस का प्रयोग होगा। अब लास्ट में हम बता रहे हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इस टेंस का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, मेन पहचान कहाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको प्रयोग करेंगे। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल, कोई सार्वभौमिक सत्य बात है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है, कोई साइंस का नियम है, कोई मैथमेटिकल ट्रूथ है, या प्रिंसिपल कोई सिद्धांत है, साइंस का कोई सिद्धांत है, हमेशा सत्य रहने वाली जो चीज़ें हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, तो तारे रात में ही चमकते हैं, नियम है, परमानेंट ट्रुथ है ये। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट एक्टिविटी और नेचर, कोई परमानेंट एक्टिविटी हो रही हो रेगुलर, या कोई नेचर है प्रकृति है, उसको भी इसी टेंस में बनाएंगे। जैसे वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, ये परमानेंट एक्टिविटी है, कानों से ही सुनते हैं, नेचर है ये, तो इसी टेंस में बनेगा। हैबिट और रेपिटेशन, कोई आदत है या बार बार होने वाली कोई क्रिया है, हैबिचुअल एक्शन है, आदत से संबंधित है, उसको भी इसी टेंस में बनाएंगे। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। नियर फ्यूचर प्रोग्राम प्लान डिसीजन, कोई भविष्य में होने वाला कोई डिसीजन है, निर्णय हुआ है, कोई योजना है, प्रोग्राम है, निकट भविष्य में होने वाले ऐसे किसी योजना को, प्रोग्राम को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। जैसे ही लीव्स फॉर होम टुमारो, वो कल घर जाएगा, तो टुमारो ये शो कर रहा है कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन इससे क्या है, निकट भविष्य है, वह कल घर जाता है,
ऐसे हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। निकट भविष्य में कल वो जाएगा, कल आने वाला है, तो कल वो घर जाएगा, इसके लिए वह कल घर जाता है, आने वाला कल वो घर जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बना सकते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट इज गिवन इवेंट्स ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट। क्या होता है? भूतकाल की, पास्ट की घटनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको प्रेजेंट में बताने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेजेंट में हम बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे नाउ हनुमान गोज टू द स्टेज, नाटक चल रहा है रंगमंच पर, हनुमान जी अब स्टेज पर जाते हैं। हनुमान जी की कथा तो बहुत पुरानी हो चुकी, पास्ट की इवेंट है, लेकिन पास्ट की इवेंट को यहाँ पर नाउ हनुमान गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया हुआ है। टाइम और कंडीशन ऑफ फ्यूचर, अगर फ्यूचर की कोई कंडीशन है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एज यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर कठिन काम करोगे। यहाँ दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस को इफ़ कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है। ये इफ़ कंजंक्शन है, कंजंक्शन कहते हैं योग सूचक शब्द। इस कंजंक्शन से, योग सूचक शब्द से दो सेंटेंस जोड़े हैं। एक सेंटेंस यह है कि तुम पास हो जाओगे, ये विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ये तो भविष्य में बना हुआ है, तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर आप कठिन काम करते हो तो। इसको हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, अगर आप कठिन काम करोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्लूरल प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन का। अगर तुम कठिन काम करते हो तो पास हो जाओगे, या ऐसे कहें कंडीशन है फ्यूचर की, अगर तुम कठिन काम करोगे तो पास हो जाओगे। तो ये फ्यूचर टाइम की कंडीशन है, तो कंडीशन गा दोनों तरफ रखा होगा, लेकिन जब ये कंडीशन वाला वाक्य होगा वो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और परिणाम वाला वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचंभा वाले, इसमें सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक दिमाग में आता है अरे, हे ओ, अरे क्या, ये क्या हुआ, अचानक जो भावनाएं आती हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, और हेयर या देयर से वो शुरू हो रहे होंगे, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर शी गोज, वो हो जाती है अचानक, अच्छा देखो वो हो जाती है, अच्छा ये हो जाती है, तो ऐसे देयर का, हेयर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशंस उदाहरण, किसी के कहे हुए वाक्य, मुख्य सेंटेंस किसी ने बोले हैं, तो किसी के कहे हुए वाक्यों को जैसा का तैसा लिखते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कीट्स सेज, कीट्स कहते हैं, ये इंग्लिश के बहुत फेमस कवि हुए हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की चीज़ हमेशा आनंद देने वाली होती है, सुंदर चीज़ से हमेशा आनंद मिलता रहता है। तो उन्होंने ये कोटेशन, ये पूरा का पूरा कोटेशन है, उनकी बात को जैसा का तैसा, किसी कोटेशन को, ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनमें ऐसे लिखा जाता है, किसी की सेंटेंस को जैसा का तैसा लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग किया जाता है, वो किया गया है, तो वो सेंटेंस जैसा का तैसा लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है। कमेंट्रीज, न्यूज
ऑफिशियल ऑर्डर्स, ये सब कमेंट्री स्पोर्ट्स की होती हैं, किसी इवेंट की प्रसारण किया जाता है, उसकी घटनाएं बताई जाती, कोई खेल चल रहा होता है, कोई न्यूज़ होती है, कोई खबर होती है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ऑफिस का ऑर्डर होगा कोई सरकारी, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेलता है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। डीएम इशूज नोटिस टू द एम्प्लॉइज़, डीएम कर्मचारियों के लिए नोटिस इशू करता है, तो ये इशूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस जुड़ा हुआ है या एस जुड़ा हुआ है। पीएम चेयर्स द मीटिंग, चेयर्स में देखिए एस जुड़ा हुआ है, चेयर्स का मतलब है मीटिंग की अध्यक्षता करता है, चेयर्स का मतलब यहाँ अध्यक्षता करना। पीएम मीटिंग में अध्यक्षता करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पीएम सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है। ये एक बार फिर से समरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और किसी का नाम, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा या ई एस लगेगा। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होगा उसमें दे आता है या दो से अधिक नाम होंगे, वो थर्ड पर्सन में उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगेगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्लूरल के प्रोनाउन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और बी और सेकंड पर्सन में यू, ये तीनों प्लूरल में जाएंगे, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनका प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस हमने काफ़ी डिटेल में इसलिए समझाया हुआ है कि पहला टेंस है। अब आगे आने वाले जो टेंसेस होंगे उनमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे उनको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसको समझ लेंगे, इस वीडियो को कई बार दोहरा लें, इसको दोबारा चला के देख लें, तो इनसे सभी रूल्स समझ में आ जाएंगे। जब ये रूल्स समझ में आ जाएंगे तो अगले टेंसेस के रूल्स समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से सभी टेंसेस आपकी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। तो आपके लिए यहीं रोकते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए गुड बाय।